स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज फिर लेके आ गया हूं आपके बीच लाभ हानि की हमारी तीसरी क्लास। इसके पहले हमने लाभ हानि की दो धमाकेदार क्लास की हैं और दोनों ही क्लास में हमने अभी हाल फिलहाल में हुए जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन को कवर किया है। यानी जिस पैटर्न के क्वेश्चन अभी हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं हम सिर्फ चर्चा उन्हीं पैटर्न पर करने वाले हैं। उसका रीजन सीधा सीधा है कि हमें वही आना चाहिए और हमें वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम की डिमांड है। उसके पहले उसके बाद कुछ नहीं। अगर हमसे एग्जाम का पैटर्न आता है तो हम कम समय में भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास समय कम होता है या हमने पहले सिलेबस कवर कर रखा है एक बार लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तब भी हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए और एक प्रकार से देखा जाए खास खास पढ़ने के हिसाब से यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और निश्चित तौर पर आप इसमें बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं वो आगे भी रिपीट होते ही हैं। तो जब रिपीट होना ही है और उस टाइप के क्वेश्चन अगर हम पहले से ही देख लें तो हमारी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले जो भी टाइप क्लियर किए हैं आपको उनका रिवीजन करते रहना है और आज उसी क्रम में हम उन्हीं अपने सिलेबस में नए टाइप को शामिल करने वाले हैं। तो चलिए फिर भगवान श्री गणेश की जय करते हुए देखते हैं कि आज हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम टाइप 4 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक हमने टाइप 3 तक क्वेश्चन को क्लियर किया है। ठीक, चलिए। और जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप क्लास में अंत तक बने रहिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पहले वो क्लास देख लें ताकि आपको वो बेस समझ में आएगा जो मैंने स्टार्टिंग से यहाँ तक आपको सिखाया है और जो भी मैंने आपका बेस तैयार किया है उसी पर आधारित हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया। यदि उसे यानी उसी वस्तु को 360 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 8% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य हमसे पूछा है। तो एक ही वस्तु को हमने दो बार बेचा है और यहाँ पे आप जो प्रतिशत देख रहे हैं वो पूर्णांक में है। पूर्णांक मतलब 12%, 10%, ये पूर्णांक है। किसी भी प्रकार की कोई भिन्न इस्तेमाल नहीं हुई है तो हम सवाल को 100 मानकर आराम से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रतिशत पूर्णांक में नहीं होके भिन्न के साथ होता तो हम दूसरे हिसाब से करते, मतलब वो भी आसान ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है ऐसा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एमपी कांस्टेबल 2026 में मतलब इसी वर्ष 25-26 की वैकेंसी में आपसे पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले मान लेना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और वो क्रय मूल्य हमें मानना है 100, क्योंकि लाभ हानि की गणना तो क्रय मूल्य के आधार पर ही होनी है। यानी 100 रुपए वाली कोई वस्तु है मेरे पास, पहले मैंने उस वस्तु को 12% की हानि पर बेच दिया। एक ही सवाल में मतलब एक ही वस्तु को दो बार बेचा गया है तो 100 रुपए वाली वस्तु, अब 100 ही क्यों माने सर, 200 क्यों नहीं मान सकते? 100 मानने के फायदे ये हैं कि 100 का जैसे आपको 12% निकालना है तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। 100 का मतलब होता है गुणा 12%, और जब भी ये आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आ जाता है 100। रीजन क्या है, 100 से 100 कट जाता है। अब 100 मानने का रीजन यही है कि 100 का हम जितने प्रतिशत निकालें उतना ही आता है। 100 का 12% 12 आएगा, 100 का 8% 8 आएगा, तो उस हिसाब से हम 100 मान लेते हैं। यानी अगर 100 वाली वस्तु को मैंने 12% की हानि पे बेचा है तो हम कह सकते हैं कि हमने 12 की हानि पे बेचा है। यानी हमने वस्तु को बेच दिया होगा 88 में, तो एक विक्रय मूल्य हमारा ये हो गया जिसपे हमें क्या हुई थी, हानि। समझ रहे हैं ना बात को? अगर आपने इसके पहले नहीं भी किया है क्वेश्चन तो भी आपको बड़े आसान शब्दों में समझ में आने वाला है। अब वो क्या बोल रहा है कि 360 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 8% का लाभ होता। अब 100 वाली वस्तु को अगर 8% के लाभ पर बेचा होता तो 100 का 8% 8 ही होगा, यानी उसने वस्तु को बेचा होगा 108 रुपए में। ये हमारा नया विक्रय मूल्य हो गया। और ये कौन सा वाला विक्रय मूल्य हो गया, जब हमें लाभ हो रहा था। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, पहले हमने वस्तु को बेचा था 88 में, अब हम वस्तु को बेच रहे हैं 108 रुपए में। तो इस तरीके से हमें कुल कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए,
कुल कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो आप कहेंगे सर हमें 20 रुपए इस तरीके से एक्स्ट्रा मिल गए। ये हमारा हिसाब होता है। उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 360 रुपए अधिक मिले हैं, हमारे हिसाब से कितने अधिक मिले हैं, 20। इस पूरी प्रक्रिया में पहले हमने 88 में बेचा था, अब हमने 108 में बेचा है, तो हमें इस प्रोसेस में कितने रुपए अधिक मिले, 20। तो उनके हिसाब से मतलब सवाल के हिसाब से 360 रुपए अधिक मिले, हमारे हिसाब से 20 अधिक मिले। गुणा चाहिए क्या, जो भी चाहिए वो बता दो। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, यहाँ 100 लिख दो। हानि वाला विक्रय मूल्य पूछे 88 लिख देना, नया वाला विक्रय मूल्य पूछे 108 लिख देना, तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल हमें चाहिए है 100, तो शून्य से शून्य यहाँ चला जाएगा, 2 से ये जाएगा अपना 18 बार, और 18 गुणा 100 कराएंगे, 1800 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं भी सीखा है, आज सीख लिया, तो मैं गारंटी देता हूं अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आएगा, कैसे भी आएगा, उड़ा ले जाओगे, है ना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यापारी, और ये कहाँ आया है, ये भी देखो आपके एमपी कांस्टेबल 2026 में आया है। तो एक व्यापारी एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, यदि उसे 60 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी सबसे पहले हम इस टाइप के सवाल में क्रय मूल्य लिख लेना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको 100 ही लिखना है अगर आपके प्रतिशत पूर्णांक में है। पूर्णांक में नहीं होते, टूटे फूटे प्रतिशत में होते, यानी 12 सही 1/2%, या फिर अपना कहें 14 सही 2/7%, इस तरीके से। तो हम इनकी भिन्न बना लेते और नीचे नीचे वाले का गुणा करा के जो संख्या आती उसको क्रय मूल्य मानते हैं ना, तो भिन्न के आधार पे हम उसे करते। तो फिर 100 रुपए वाली वस्तु को हमने एक बार बेचा है, कैसे, 25% की हानि पर। अब 100 की वस्तु 25% की अगर हानि पर बेचोगे, मतलब 25 की हानि पर, तो आप बेचोगे 75 में। एक विक्रय मूल्य ये हो गया हमारा हानि वाला। और इसी 100 वाली वस्तु को उसने सेकंड टाइम बेचा है, तो उसने बेच दिया 10% के लाभ पर। अगर उसने बेचा होता तो वो बेचता 110 रुपए में, ये भी हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे कितने रुपए अधिक मिल गए, कितने रुपए अधिक मिल गए, तो 75 से 110 पहुंचा दिया, यानी उसको मिल गए हैं टोटल मतलब 75 और 2500 हो गया 10 और, तो हो गया 35 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिल जाते, अधिक मिल जाते, मिले ना। जबकि उनके हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले हैं, 60। हमारे हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले, ये हमारा हिसाब होता है, उनका हिसाब मतलब सवाल के हिसाब से। तो हमारे हिसाब से 35। गुणा चाहिए क्या, जो भी चाहिए है यहाँ लिखो। क्रय मूल्य हमसे पूछा है, यानी 100 की वैल्यू हमें बताना है। कटता है तो काटो, 5 से जाएगा, 5 7 35 हो गया, 5 से अपना चला जाएगा 12 बार। अब ये कटने वाला है नहीं, यानी हम गुणा कराएंगे, 12 गुणा 100 होगा, 12 गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 1200 आएगा ऊपर, और नीचे इसके 7 है, यानी अब हमें 7 से भाग देना है। 7 से जाएगा, 7 एकम 7, बच गया 5, हो गया 50, 7 सतैया 49, बच गया 1, हो गया 10, 7 एकम 7, 171। जहां भी दिखता है टिक कर दो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा ऑप्शन बी हमारा आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो 7 एकम 7 हो गया, फिर यहाँ 3 बच गया था, रखा दशमलव, 30 हो गया, 7 चौके 28, 171.4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। तो एमपी कांस्टेबल में पूछा, अभी हाल फिलहाल में पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होता है, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि कई बार आपको एक ही वस्तु को कई बार तरीके से बेच रहा है और उसमें कोई और कंडीशन बताता है, तो आप 100 मानकर सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने फिर से मान लिया कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही लागत मूल्य होता है ना, वो मान लिया मैंने 100 है। अब उसने क्या बोला है, और उसे 5% की हानि पर बेचता है, तो इसे हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया है, 5% की हानि पर। और 100 का 5% 5 ही होता है, मतलब उसने बेचा होगा 95 में, और ये हो गया वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है ना जी। अब क्या बोल रहा है, यदि के बाद आपको बात ध्यान देनी है। यदि के बाद उसने हमसे बोला है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी अभी तो वो 100 रुपए में खरीद के आया है, अगर 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है, यानी उसने खरीदा होता 80 में, तो ये नया कॉस्ट प्राइस आ जाता है ना। चलिए, और 25 रुपए अधिक में बेचा होता, तो ये प्रतिशत के हिसाब से जो हम लिख रहे हैं, ये हमारे अनुपात है, इनमें आप ये 25 मत जोड़ देना, ये वैल्यू है,
इसके आधार पे हम उत्तर बताएंगे। अभी इसको छोड़ो, अभी हमने अपने मन से 100 लिखा है और सिर्फ हम प्रतिशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसमें आप 25 नहीं जोड़ सकते। फिर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी अगर उसने 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80 में, और फिर उसने अगर इसी वस्तु को बेचा होता 80 वाली वस्तु को, और 80 वाली वस्तु को कितने में बेचा होता 20% के लाभ पर, तो 80 का 20% 20 नहीं होता, 80 का 20% आपको निकाल लाना चाहिए। 80 का मतलब गुणा 20%, और जब भी ये प्रतिशत हटाओगे नीचे आ जाता है 100, हम सभी को मालूम है। शून्य से शून्य गया ये, और ये शून्य, तो 8 दूनी आता है यहाँ पे 16। ये तो मैंने आपको प्रतिशत निकालना सिखा दिया। एक और, कभी भी पेन नहीं चलाना है आपको प्रतिशत निकालते वक्त। 80 का 20% चाहिए, तो 80 का 10% हुआ 8। किसी भी संख्या का 10% चाहिए है, जैसे 80 का 10% चाहिए, तो ये पीछे वाला शून्य हटा दो, तो 80 का 10% हुआ 8। अब जब 10% 8 है तो 20% 16 होगा। किसी भी संख्या का 10% चाहिए है, पीछे से शून्य हटा दो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सीखते जाना है। तो 80 का 20% हो जाएगा 16, यानी 16 के लाभ पर बेचा होता तो कितने में बेचा होता 96 में। ये हमारा नया विक्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रक्रिया में उसे टोटल 25 रुपए अधिक मिलते हैं, आप देख रहे हैं ना। जबकि हमारे हिसाब से पहले हमने 95 में बेचा है, अब 96 में बेचा है, और हमें मिला है 1 रुपए एक्स्ट्रा। बात समझे। तो उनके हिसाब से यानी सवाल के हिसाब से मिला है 2500 रुपए एक्स्ट्रा, हमारे हिसाब से मिला है इस प्रक्रिया में 1 रुपए एक्स्ट्रा। गुणा चाहिए क्या, वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, वास्तविक मतलब ओरिजिनल। यदि के पहले वाली जो संख्याएं उसने बताई है वो वास्तविक है, ओरिजिनल है। यदि के बाद एक कंडीशन चालू होती है, तो कभी भी आंसर बताते हैं यदि के पहले वाली कंडीशन का बताते हैं, यानी यदि के पहले देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना था 100, और यही हमारा वास्तविक क्रय मूल्य है। यानी आपको यहाँ लिखना है चाहिए क्या 100, एक से काटने की जरूरत है नहीं, 25 गुणा 100 कराएंगे, 2500 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, बिना किसी फॉर्मूले के आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। चलिए, एक व्यापारी अपने माल को, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम फिर से कर लेते हैं, है ना। तो जो बच्चे अगर समझ गए हैं तो इसका आंसर मुझे बता सकते हैं, और आपके कई एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस 2024 का क्वेश्चन था, ठीक। और कई आपके कांस्टेबल में भी पूछा ही जाएगा, तो अभी से आप इसे क्लियर करके रखो। एक व्यापारी अपने माल को 25% के लाभ पर बेचता है, तो हमने कहा वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कितना है 100 है। अब अगर मैंने 100 वाली वस्तु को 25% के लाभ पे बेच दिया है, तो फिर हमने कितने में बेचा होगा 125 में, 125 में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यदि, अब उसने कहा ना हमसे, यदि उसने इसे 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, तो 100 वाली वस्तु 10% अधिक, तो 100 का 10% 10 ही होता है, मतलब 110 में खरीदा होता, ये नया हमारा कॉस्ट प्राइस तैयार हो गया, है ना। और 75 रुपए, तो अभी रुपए हमारे काम का है नहीं, ये तो वैल्यू है जिसके हिसाब से हमें सवाल करना है। बेचा होता तो 25% का लाभ होता, यानी हमें 110 का बताना है 25%, उसने कहा ना, तो 110 का हमें 25% लाभ होता। अब हमें 110 का 25% निकालना है, तो हमने जस्ट अभी सीखा है, यहां आ जाओ, इसको कोने में लेके आओ, 110 का 25%, तो वैसे नहीं, पढ़ते पढ़ते निकालना है। अगर 110 का हम 10% निकालें, तो इसका 10% निकालना है, तो पीछे से शून्य हटा दो, मतलब 11। अब जब 10% 11 है, तो 20% कितना होगा, जब 10% की वैल्यू क्या है 11, तो 20% की वैल्यू क्या होगी 22 होगी। बिल्कुल सही बात है, 10% 11 तो 20% 22। सर हमें तो 25% चाहिए है, अरे भाई 20 हो गया, 5 और चाहिए है। अब 10% 11 है, 10% 11 है, तो 5% कितना होगा, उसका जस्ट आधा, 10 का आधा 5 होता है, 11 का भी आधा कर दो, 11 का आधा होगा 5.5 यानी 5.5, यानी ये निकल के आ गया हमारा 27.5। बोलो बात समझ में आई क्या। 110 का 10% 11, 20% 22। अब जब 10% 11 है, तो 5% कितना होगा, 5% होगा 11 का जस्ट आधा, तो 11 का आधा कितना होगा 5.5। बात समझ गए ना। तो इस तरीके से हमने तोड़ तोड़ के 25% निकाल लिया, और 25% की वैल्यू निकल के आई है हमारी, कितनी वैल्यू निकल के आई है 27.5। यानी 110 वाली वस्तु को 27.5 रुपए के फायदे पर अगर बेचेंगे,
तो 137.5 रुपए में वस्तु बिकेगी। ये नया विक्रय मूल्य आ गया हमारा। और इस प्रक्रिया में अगर हम यहाँ पे देखें तो 125 की वस्तु 137.5 में बिकेगी, तो टोटल हमें 12.5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा, जबकि उनके हिसाब से 75 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये उनके हिसाब से 75 रुपए एक्स्ट्रा, हमारे हिसाब से 12.5 रुपए एक्स्ट्रा। गुणा चाहिए क्या, तो हमें चाहिए है माल का क्रय मूल्य। तो हमेशा आपको ये वाला क्रय मूल्य बताना है, जब वो बोले नया वाला तभी इस पे बात करनी है, अन्यथा कोई बात नहीं करनी है। तो यहाँ लिखना है आपको 100। सर ये दशमलव आ गया, दशमलव से बच्चे डर जाते हैं, तो डरने की कोई जरूरत है नहीं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। तो जब नीचे वाली संख्या से दशमलव हटाओ तो ऊपर शून्य बढ़ा देना, ऊपर वाली संख्या से दशमलव हटाओ तो नीचे शून्य बढ़ा देना, है ना। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर हम यहाँ 1 शून्य लगा देंगे और यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो यहाँ आ गया 0। अब यहाँ से आप काट सकते हो, 25 से जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, शून्य का शून्य, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 गुणा 100 कराओगे 600 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे काटा पीटी भी नहीं बनती है तो वो भी आप मेरी क्लास में सीख जाओगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल उन बच्चों को सिखाना ही है जिनको गणित के नाम से डर लगता है। तो आप मुझसे एक बार पढ़िए, आपको गणित समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपका एफर्ट भी उतना ही होना चाहिए जितना कि मेरा है ना। तो आप निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से गणित सीखने वाले हैं। तो इसका आंसर हमारा 600 हो गया। चलिए, और ये हो गया अब हमारा टाइप 5 स्टार्ट। अभी हमने टाइप 4 के क्वेश्चन देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपके कॉन्स्टेबल के एग्जाम में आएंगे, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसी तरीके से मेहनत करनी होती है, मैं तो कर ही रहा हूँ, बदले में आप भी मेहनत करिए। निश्चित रूप से अपनी मेहनत, आपकी और हमारी दोनों की मिला के जो मेहनत हो रही है, अपनी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी, ठीक है ना। चलिए, और ये टाइप 5 का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का क्रम बहुत अच्छा है, पिछले साल एसएससी जीडी में कई बार पूछा है, रेलवे में पूछा है, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सब जगह। और शुरुआत हुई थी इसकी आरपीएफ एसआई से, है ना। तो उसके पहले भी जीडी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है 400 आम 1420 रुपए प्रति 100 मतलब 1 सैकड़ा। अपन लेने जाते हैं ना नींबू, 1 सैकड़ा नींबू ले आए, 1 सैकड़ा आम ले आए, मतलब 100। जब आप 100 आम खरीदोगे तो आपको 1420 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, भाव से खरीदे और 820 के लाभ पर बेचे गए आमों का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। तो सब जगह मात्रा का ही खेल है, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि बने ना। तो हमने 100 आम खरीदे, 100 आम प्रति 100 बोल रहा ना वो, 100 आम खरीदने गए तो हमें लग गए 1420 रुपए। तो हमने आम कितने खरीदे हैं, हमने तो 400 आम खरीदे हैं। तो भाई ये कोई बड़ी बात तो है नहीं इतना हिसाब करना। 100 आम 1420 के, तो 400 आम कितने के, तो भाई यहां से हमने कितने गुना किया है, 4 गुना। 100 का 4 गुना लेके आ रहे हो, यहाँ भी इसका 4 गुना कर दो। 1 सैकड़ा आम 1420 के, तो 2 सैकड़ा 2840 हुए। तो 4 सैकड़ा मतलब 100 आम 1420 के, तो 400 आम कितने के, तो 4 गुना ही तो ले रहे हैं ना, है ना। तो इसका सिर्फ हमें 4 गुना करना है। तो 14 चौके 56 और 20 चौके 80, यानी कि 5680 रुपए में हमने कितने आम खरीदे हैं, 400 आम हमने खरीदे हैं 5680 रुपए में। 20 चौके 80, 14 चौके 56। अब उसने इन सभी आमों को, क्योंकि हमने खरीदे कितने आम है, 400 आम खरीदे हैं, ये तो उसने भाव दिया हमें, और इन सभी आमों को हमने 820 रुपए में बेच दिया है, 820 के लाभ पर। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य, इतना तो हमने लागत लगाई है। अब इस पे हमने 820 रुपए का क्या कमा लिया है, लाभ। तो हमने बेचा कितने में होगा, इसको जोड़ दो, 0 8 2 10, यहाँ आएगा 1 8 से 14 और 1 15, और ये आ जाएगा 1 5 और 1 6, 6500 रुपए में हमने यहाँ पे आमों को बेच दिया है। ये हो गया सेलिंग प्राइस।
तो हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा है, लेकिन हमसे पूछा है प्रति दर्जन का। तो ये कितने का है, तो कितने आम खरीदे थे, 400। तो ये 400 आम का ही विक्रय मूल्य है। 400 आम 6500 रुपए के हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने पहले सीख रखा है। 400 आम 6500 रुपए के हैं, तो एक आम कितने का है, तो आप कहेंगे जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग। 400 आम 6500 के, तो एक आम पड़ेगा 6500 बटे 400 के। क्या हमें एक आम का बताना है विक्रय मूल्य, नहीं, हमें बताना है प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन। मतलब अब ये एक आम का हो गया, एक आम का विक्रय मूल्य है 6500 बटे 400, एक का नहीं चाहिए हमें, एक दर्जन यानी 12 का चाहिए है। अब यहां से हमें काटा पीटी आनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 4 से चला जाएगा 12 3 बार, 4 तिया 12, तो 65 तिया 60 तिया 180 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया, तो हो गया टोटल 195 हमारा विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। तो मामूली सा हिसाब किताब है। 100 आम 1420 के पढ़ते पढ़ते भी कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उन्हें सिखाना होता है। तो हमने खरीदे हैं 400 आम, तो एक सैकड़ा आम 1420 का है, तो 4 सैकड़ा कितने का, 5680 का। सभी आमों को 820 के लाभ पर बेचा है, मतलब 5680 और 820 लाभ कमा लिया, तो 6500 में बेचा। 400 आम 6500 के, तो एक आम 6500 बचे 400 का, एक आम नहीं एक दर्जन बताना है, यानी कि 12। काटा पीटी करेंगे, आंसर आएगा 195। चलिए, और ये आपका फिर उसने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में हर शिफ्ट में लगभग पूछा है, एक दो शिफ्टों को छोड़कर सभी में पूछा है। तो 400 सेब 1200 रुपए प्रति 100 के भाव से खरीदे गए, यानी कि 100 सेब खरीदने जाओगे तो 1200 के हैं, लेकिन हमने 400 खरीदे हैं। तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो 100 सेब हमने खरीदे हैं 1200 के, लेकिन हमने खरीदे हैं 400, तो 400 मतलब 4 गुना खरीदे हैं, तो इसको भी यहाँ पे 4 गुना कर दो, यानी कि हमने खरीदे हैं 4800 रुपए के सेब। ठीक है ना, 4800 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और इन सभी सेबों को 800 के लाभ पर बेच दिया है। तो 800 का अगर हम यहाँ से लाभ और कमा लेते हैं, तो हम इसे बेचेंगे 5600 में। 5600 रुपए में हमने सारे आमों को बेच दिया है। सारे आम मतलब कितने आम हैं, 400। 400 आम 5600 के हैं, तो एक आम कितने का है, तो एक आम पड़ जाएगा सर 5600 बटे 400 का। जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तो भाग कराते हैं, ज्यादा की वैल्यू मालूम है, एक की निकालो तो करा देना भाग। 400 आम 5600 के, तो एक आम कितने का, तो भाई जब भी एक की वैल्यू निकालो कराना है भाग, इसलिए 5600 बटे 400 गुणा गुणा कितने आमों की चाहिए वैल्यू, प्रति दर्जन, एक दर्जन मतलब 12, 12 आमों का विक्रय मूल्य चाहिए है। 3 शून्य से 3 शून्य चला जाएगा, 4 से जाएगा अपना ये 3 बार, 4 तिया 12, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 50 तिया 150 और 6 ती 18, यानी 168। 3 6 18, 1 3 5 15 1 16, ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन ए 168 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए, अभी चाहो तो अभी बता सकते हो, और जल्दी से क्लास को इतना शेयर करिए कि जल्दी से हमारा जो क्लासेस का परिवार है, कन्फर्म क्लासेस का परिवार है, वो 1000 पार हो जाए, और उसी खुशी में फिर हम लाइव क्लास भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए, 100 केले, और ये भी उसी टाइप का है, लेकिन चलो फिर से मैं बता देता हूँ। 100 केले 1200 रुपए प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 ही होता है, वो शब्द मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, की दर से खरीदे और 1100 के लाभ पर बेचे। अब इसमें मत 400 का गुणा करा देना, क्योंकि इस बार 400 केले खरीदे ही नहीं है। अभी प्रति 100 के हिसाब से 1230 रुपए प्रति 100 के भाव से हम खरीद रहे थे, लेकिन हम 400 खरीद रहे थे, है ना। लेकिन अब कितने खरीद रहे हैं, अब तो 100 ही खरीद रहे हैं, यानी हमने 1200 के हिसाब से 100 तो खरीदे ही। तो लो भाई, ये 100 का ही तो रेट लिखा था, खरीद लिए, हो गया। अभी पूछा है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2026 में, है ना। तो अभी लेटेस्ट पूछा है, तो अगर 2024 का क्वेश्चन हमने नहीं किया होता, जीडी के क्वेश्चन नहीं किए होते,
तो जो बच्चे करके जाते हैं वो से इजीली बना लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये हमने पहले पढ़ रखा है। एग्जाम में अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तब भी आप एग्जाम पूरा कर ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते पूरा, क्योंकि आप डर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस का होना वहां पे बहुत जरूरी है ना। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे देख लेते हैं जो आपने पहले पढ़े हो, तो आपको देखते ही ये समझ में आ जाता है कि आंसर क्या है, फिलहाल तो नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर है कि इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा और इसका आंसर जो भी आएगा वो 101% राइट ही होगा, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, प्रैक्टिस से आता है, जो आपने पहले देखा है। 1200 में हमने खरीद रखा है और 1100 के लाभ पर हमने बेच दिया। तो हमने कितने में बेच दिया है, 0 0 2 और 1 3, और ये लो 2300 रुपए में हमने बेच दिया। तो हमें बताना क्या है, प्रति दर्जन, बस एक दर्जन का। तो ये कितने केलों का है, 100, जितने हमने खरीदे थे उतने ही बेच दिए। 100 केले 2300 के हैं, तो एक केले का मूल्य क्या हुआ, 2300। जब भी एक की वैल्यू निकालेंगे बटे में लिखेंगे, भाग में, गुणा चाहिए क्या हमें, प्रति दर्जन यानी 12 किलो का मूल्य चाहिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 12 तिया 36, यहाँ पे आ जाएगा अपना 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 276, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और फिर हमें यह भी मालूम है कि प्रति दर्जन का मतलब 12 होता है। हमारा जो भी आंसर आएगा वो 12 का गुणज होगा, 12 का गुणज होगा, यानी 12 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, 12 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए जो भी आंसर होगा। और 12 किससे कटता है, 12 4 से कटता है। 12 की विभाजिता का नियम क्या है, वे संख्याएं जो 4 और 3 से कट जाएंगी। तो 4 से कौन कटता है, तो ऑप्शन बी 4 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से भी तो कटती है, और 2 का विभाजिता का नियम होता है इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। तो ये भी 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं, ये दोनों कट रहे हैं। अब 4 से कटने के लिए 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। बात समझ रहे हैं ना, कि बिना हल करे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको हल सीखना ही है, आपको हल यहाँ पे सीखना ही है, ठीक। उसने बोला है प्रति दर्जन मतलब 12, यानी जब हम 12 का मूल्य बताएंगे तो 12 से गुणा तो कराएंगे ही, 12 से गुणा तो कराएंगे ही, और 12 से जैसे ही गुणा कराएंगे तो जो भी संख्या आएगी 12 का गुणज होगी, यानी 12 से कटने वाली संख्या होगी। और 12 की विभाजिता होती है 4 गुणा 3, जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये 4 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 से अगर इसको करना है तो इकाई अंक मतलब अंतिम 2 अंक 4 से करने चाहिए, आप 2 से भी चेक कर सकते थे। तो ये और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचाइए, तो हमने सिर्फ 4 की विभाजिता लगाई, 4 से अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, ये नहीं कटता, इसमें शेषफल बच रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ गए यहाँ पे। चलिए, और यहां से हम देखेंगे टाइप 6 के क्वेश्चन। चलिए, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपसे ये पूछा है 2025। मैंने 1200 में 2 ड्रेस खरीदी है, यानी दोनों ड्रेस मिला के खरीद के लेके आया है व्यक्ति 1200 रुपए में, है ना। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, क्या बात है। तो अब हमें पता नहीं कितने की कौन सी ड्रेस है, आप ये मत बोल देना 600 की आई होंगी, क्योंकि हम सिर्फ एक ही हिसाब किताब जानते हैं, आधा आधा, 1200 का आधा आधा बस करना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक। मैंने पहली ड्रेस को 9% की हानि पर बेचा, 2 कैटेगरी है, और दूसरी ड्रेस को 15% के लाभ पर बेचा है, और कुल मिलाकर मुझे ना तो कोई हानि हुई है ना कोई लाभ हुआ है। तो ये बात आप यहाँ पे देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स हो गया है। अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो, MP पुलिस कांस्टेबल का या कोई भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी ये समझ लो लेटेस्ट है, ठीक है ना। पहले भी आ चुका है, एकदम नया नहीं है, लेकिन अभी पूछा है, तो अभी जो एग्जाम में पूछा है कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट होके आपके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, ठीक। तो हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु हो गई और दूसरी वस्तु हो गई। उसने पहली वस्तु को बेचा है 9% की हानि पर, तो हानि इसलिए मैंने ऋण 9 लिख लिया यहाँ पे, 9%, ठीक। चलिए, और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा है, तो 15%, ये पॉजिटिव होता है लाभ, चाहे तो आप प्लस लगा लें, और बाकी नहीं लगाना है तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन ही है।
हानि हमेशा माइनस में लिखना ताकि आपको याद रहे। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, एक कैटेगरी होगी दूसरी कैटेगरी, इन दोनों को हमें करना है अलग अलग, क्योंकि हमें दो ड्रेस के मिला के मूल्य दिए हैं। तो जब भी हम कैटेगरी को अलग अलग करते हैं तब हम वहां पे मेथड इस्तेमाल करते हैं एलिगेशन। अब हमें दो कैटेगरी तो मालूम चल गई कि पहली वस्तु 9% की हानि पर और दूसरी वस्तु 15% के लाभ पर, तो दो कैटेगरी का रिजल्ट पता है। अब हमें इन दोनों का मिला के भी रिजल्ट मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर, कुल मिलाकर मुझे ना तो कोई हानि हुई है ना कोई लाभ, यानी यहां लिखना है आपको 0। तो जब हम एलिगेशन पढ़ते हैं, मिश्रण में आपने पढ़ा होगा पहले और नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो। तो यहाँ जो बीच वाला नंबर होता है, बीच वाला जो नंबर होता है उससे ऊपर की एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी। तो ये 0 से 15 बड़ा है, 0 से 15 बड़ा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन -9, ये ऋण का 9 आप देख रहे हैं, ये 0 से छोटा है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं, छोटी हैं। तो कंडीशन मैच हो गई, एक छोटी है एक बड़ी है। एलिगेशन लगाने के लिए ये आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, है ना, कि कहाँ एलिगेशन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। बीच वाले से एक संख्या छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो अब यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस में इनका अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर। 0 अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। ध्यान से सुनना बात, घटाना नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जोड़ना घटाना नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो 0 और 15 से कौन बड़ा है, 15। 15 से 0 जाएगा, यहाँ पे इस प्रतिशत का कोई काम है नहीं, आप इसे काट सकते हो, ठीक है ना। 0%, तो परसेंट परसेंट सब जगह चला गया, कोई काम का था नहीं। 15 और 0 का अंतर अगर देखा जाए तो 15 ही आएगा, 15 से 0 गया 15। अब 0 और ऋण 9 में से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 0। और 0 और 9 का अगर आप अंतर देखेंगे, 0 और ऋण 9 का अंतर आप देखेंगे तो 9 ही आएगा। और ये हमारा किसका रेशियो आ गया है, कॉस्ट प्राइस का, यानी कि क्रय मूल्य का। सर क्रय मूल्य का ही क्यों आया, विक्रय मूल्य का क्यों नहीं आया? तो हमें दिया है हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, और लाभ या हानि प्रतिशत की गणना किसके आधार पर होती है, क्रय मूल्य के आधार पर। इसलिए यहाँ पे क्रय मूल्य का अनुपात ही निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर ये साधारण ब्याज की दरें होती, अगर ये साधारण ब्याज की दरें होती, वहां भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो साधारण ब्याज की गणना या फिर ब्याज की गणना किसके आधार पर होती है, मूलधन के आधार पर। तो जब आप साधारण ब्याज में एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ मूलधन का अनुपात निकल के आएगा। फिलहाल इसको काटते हैं, 5 से 3 से जाएगा, 3 5 15 और 3 3 9। तो ये हमारे कॉस्ट प्राइस आ गए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 5, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 3 और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है 8। उनके हिसाब से दोनों ड्रेसें कितने रुपए में खरीदी हैं, 1200 में। हमारे हिसाब से दोनों ड्रेसें खरीदी हैं 8 रुपए में। गुणा चाहिए क्या, तो पहली ड्रेस का क्रय मूल्य बताइए। पहली ड्रेस ये रही, उसका क्रय मूल्य है 5, यानी 5 की वैल्यू हमें बताना है। काटा पीटी हम यहां से करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया 4, हो गया 40, 8 पंचे 40, शून्य का शून्य, 15 पंचे हो जाएगा 75 और शून्य का शून्य, यानी कि 750। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा एलिगेशन के थ्रू। कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ना कोई लाभ ना कोई हानि। और अगर कुल मिलाकर कुछ लाभ या हानि दी भी है तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिलहाल ना लाभ ना हानि, यानी हमने यहाँ पे 0 लिखा। अगर वो यहाँ पे बोल देता यदि कुल मिलाकर मुझे यहाँ पे 9 से बड़ा, यानी यहाँ पे 12% बोल देता कि मुझे कुल मिलाकर 12% का लाभ हुआ है, तो हम यहाँ 12 लिख लेते, है ना, एक कम एक ज्यादा, और इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेते। ठीक, तो दो कैटेगरी हैं और उनका अगर रिजल्ट दिया है तो आप एलिगेशन के साथ जा सकते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम बहुत फास्ट बनाएंगे। तो 1200 में 2 लॉकेट खरीदे, फिर से पूछा, देखो ये कहाँ पूछा था, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। तो एक बार आ गया तो फिर आगे और भी आता है कई चैप्टर में। तो मैंने पहला, यहाँ पे एक पहला है और यहाँ पे दूसरा है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 10% की हानि पर, हानि मतलब आपको ऋण में लिख लेना है, ऋण 10 लिख लो, प्रतिशत लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि सब जगह है। और ये 14% की लाभ पर, चाहे तो प्लस लगा लो, बाकी लगाने की कोई जरूरत है नहीं। और कुल मिलाकर ना मुझे कोई हानि ना लाभ, यानी बीच में आप लिख सकते हैं 0। 0 से ऋण 10 छोटा होता है, 0 से 14 बड़ा होता है। तो एलिगेशन में यहाँ पे जो बीच में संख्या लिखते हैं उससे एक छोटी और एक बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ से हम लगा देंगे एलिगेशन, यानी इनका अंतर। और इनका अंतर हमें क्रॉस में ही लिखना होता है। तो 0 और 14, यहाँ भी देखो क्रॉस में लिखा था हमने, 0 और 15 क्रॉस में, यहाँ 15 आया था, 0 और 9 का 9 आया था। ठीक है ना, बहुत आसान काम है यहाँ पे।
14 और 0 का अंतर देखेंगे, 14 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना 10, कटता है काटो, 2 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 5 बार, दोनों मिला के देखी जाए तो हो गए 12। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है उनके हिसाब से दोनों वस्तुएं 1200, हमारे हिसाब से 12 गुणा चाहिए क्या, तो पहले लाकेट का यानी कि 7, 12 से अपना ये 100 बार जाएगा, 100 गुणा 7 करेंगे 700 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दूसरी वस्तु 500 की है, 7 5 1200। तो कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कुल मिलाकर कोई परसेंटेज दिया हो, जैसे मान के चलो 10% दे दिया, 10% दे दिया, तो आप यहाँ पे 10 लिख देना, ठीक है ना। और फिर ऋण 10 और धन 10 का अंतर देखेंगे तो 20 आएगा, है ना। अंतर आपको निकालना आना चाहिए, अगर होता कोई ऐसा क्वेश्चन तो हम जरूर कराते। यानी ऋण 10 और ऋण यहाँ पे आ जाता, हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते, और ऋण 10 और धन 10 में बड़ा कौन होता, धन 10 होता, तो धन 10 में से घटाते, क्या घटाते, ऋण 10, और फिर इसे आप सॉल्व करते, 10 ऋण ऋण का धन 10, तो 20 ही आता ना, है ना। तो अंतर निकालना हमें आना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल आंसर हो गया हमारा 700। तो एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, और मैंने 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए हैं, तो ये भी जो आपका होगा क्वेश्चन, वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, है ना। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए और ये आपके होमवर्क होगा, बात समझे। तो यहाँ पे आज की हमारी क्लास एंड होती है। अब आगे हम देखेंगे टाइप 7 के क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही टाइप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कम पढ़कर भी आप बहुत अच्छा वहाँ पे एग्जाम में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जितना हो सके मेहनत करिए। अभी आपकी मेहनत करने के दिन है, निश्चित तौर से यह मेहनत आने वाले समय में आपको रंग लाएगी और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो चलिए फिर साथ में आप ये भी याद रखें कि आपको हमारी क्लास को अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और अपने उस भाई बहन या अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाएं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।